अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का लेक्चर होगा इंग्लिश का और एडवर्ब का लेक्चर होगा। ठीक है, तो इसको आपने लेक्चर को यानी इस लेक्चर को आपने गौर से सुनना है। ठीक है, और ये स्टार अकेडमी की तरफ से प्रेजेंटेड है। नेशनल एमडी कैट 2025 के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो इस को गौर से सुनिएगा और नोट्स जैसे मैं एज़ यूजुअल कहता हूँ वो बना लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। चलिए अब लेक्चर को गौर से सुने। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू स्टार्स एकेडमी एलएमएस हेड ऑफिस जोहर टाउन से आपको खुशामदीद कहते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था मॉडिफायर्स का। मॉडिफायर्स बेसिकली उन वर्ड्स को कहते हैं जो किसी चीज़ के बारे में हमें कोई एडिशन बताते हैं, उनके बारे में कोई कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर करते हैं। जैसे हमने कहा था कि हमारे पास जो मॉडिफायर्स हैं उनमें एडजेक्टिव्स हैं और एडवर्ब्स हैं। एडजेक्टिव्स का लेक्चर आपका हो चुका है कंप्लीट, तो डेफिनेटली वो आप लोगों ने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, स्टडी कर लिया होगा। तो टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट मॉडिफायर, दैट इज एन एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जिसका आप इस तरह से भी आइडिया लगा सकते हैं कि एडवर्ब ऐसा वर्ड जो वर्ब के मीनिंग में एडिशन करे, उसके बारे में कुछ आइडिया दे, उसको मजीद क्लैरिफाई करे। ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब्स कहते हैं। अब अगर हम देखें तो एडवर्ब्स क्या हैं? What is an adverb? Adverb is what? Adverb is a word which may modify a verb, like he played nicely. Verb is a word which may modify an adjective. He is a very nice man. अब इसमें देखें बेटा, जो ग्रीन कलर में वर्ड है वो वर्ड है जो मॉडिफाई हो रहा है, और रेड कलर में जो वर्ड है ये वो वर्ड है जो मॉडिफाई कर रहा है। ही प्लेड नाइसली की अगर बात करें तो नाइसली इज एन एडवर्ब बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग द वर्ब प्लेड। सेम इज द केस विद ऑप्शन 2, और यू कैन से एग्जांपल 2, ही इज अ वेरी नाइस मैन। अब नाइस इज अ वर्ड बीइंग मॉडिफाइड एंड वेरी इज अ वर्ड व्हिच इज मॉडिफाइंग द वर्ड नाइस। नेक्स्ट देखिए जी, इट्स अ वर्ड व्हिच मे मॉडिफाई एन अदर एडवर्ब। एक एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई कर सकता है। ही प्लेड वेरी नाइसली। अब इस सेंटेंस के अंदर देखें तो हम पहले वन को सेंटेंस 3 को थोड़ा सा कंपेयर करें तो आपको दो जगहों पे दो मुख्तलिफ एडवर्ब्स नजर आ रहे हैं। वन के अंदर आपको नाइसली एडवर्ब है बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद अ वर्ब, और सेकंड के अंदर वेरी इज एन एडवर्ब बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद नाइस, एंड थर्ड में हमारे पास नाइसली है जो कि ऐसा वर्ड है जो मॉडिफाई कर रहा है प्लेड को, लिहाजा नाइसली एडवर्ब हुआ। और आप ये देखें कि वेरी भी उसी को मॉडिफाई कर रहा है, नाइसली, वेरी नाइसली, सो नाइसली इज बीइंग मॉडिफाइड। सो दिस इज एग्जांपल आर पॉइंट आर सेंटेंस नंबर 3। एंड फोर्थ इज yesterday he played very nicely। अब क्या है, अब रेड कलर में वर्ड लिखा है yesterday, क्यों? क्योंकि ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। he played very nicely is a complete clause, is a complete sentence, और yesterday is modifying it। क्लियर होगी बेटा बात? तो हम क्या कहेंगे? yesterday is an adverb because it is modifying a complete clause, it is modifying a complete sentence। so definition अगर हम डिड्यूस करें तो definition क्या बनेगी? adverb is a word which is used to modify a verb, it is used to modify adjective, it is used to modify an adverb, and it is also used to modify a sentence। clear? Adverb is anything which is a word which may modify certain things। next देखें जी, हमारे पास क्या आ जाता है? position of adverbs। position of adverb की बात करें तो सबसे पहले देखें हम position डिस्कस करेंगे adverb of manner की। अब हमने यहां पे ये भी क्वेश्चन करना है कि एडवर्ब्स क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में ये बताया था कि एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स हैं जो नाउन के ऊपर जिस किस्म का आप क्वेश्चन करें उसको जो आंसर करेंगे वर्ड्स वो सारे के सारे क्या होंगे? एडजेक्टिव्स होंगे। मतलब कैसा है? ऑनेस्ट है जी। किस कलर का है? व्हाइट है जी। मतलब उसकी बॉडी कैसी है? स्मार्ट है जी। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या थे? ये एडजेक्टिव्स थे। इसी तरीके से वो तमाम क्वेश्चंस जो आप किसी एक्शन को लेके पूछ सकते हैं उनको जो आंसर करेंगे वो सारे के सारे एडवर्ब होंगे। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं खाना, वो खाना खाता है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कब? व्हेन। अब जो व्हेन का आंसर करेगा वो उसका टाइम बताएगा। फिर आप कहते हैं वो खाना खाता है, ही ईट्स मील। मैं कहता हूं हाउ। अब जो हाउ का आंसर करेगा वो उसका मैनर बताएगा, ये भी एडवर्ब कहलाएगा। सो ऑल द क्वेश्चंस व्हिच यू मे आस्क, व्हिच यू मे पुट ऑन अ वर्ब, और उनके जितने भी आंसर्स आएंगे, जितने भी वर्ड्स उनको आंसर्स करेंगे, दे विल बी कॉल्ड व्हाट? दे विल बी कॉल्ड एडवर्ब्स। सो एडवर्ब्स आर व्हाट? Adverbs are related to verb and they may tell us as many things about verb as possible। जितना हम उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, जितना हम उसके बारे में बता सकते हैं, उन सब के वो आंसर करेंगे, उन सब चीजों के बारे में वो हमें बता रहे होंगे। क्लियर होगी बात? अब देखिए, हम पोजीशन की बात कर रहे हैं कि where an adverb can be used in a sentence। एक सेंटेंस में एडवर्ब किस जगह पे यूज हो सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन एडवर्ब ऑफ मैनर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर? अगर हम बात करें, एडवर्ब्स ऑफ मैनर व्हिच आंसर द क्वेश्चन हाउ आर जनरली रिटन आफ्टर द वर्ब इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब। अब देखिए, सेंटेंस है ही सिंग्स नाइसली। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप कहेंगे he sings nicely, he eats quickly, he laughs loudly। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उसमें क्या है? he sings the song nicely। अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो मैनर, अंदाज बताने वाला जो एडवर्ब होगा वो सेंटेंस के एंड पे चला जाएगा। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर आप इसको फौरन वर्ब के बाद लिखेंगे। तो दोबारा बता रहा हूं, एडवर्ब ऑफ मैनर को लेके क्या डिस्कस करना है कि इसकी पोजीशन क्या होती है? आफ्टर अ वर्ब इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, आफ्टर एन ऑब्जेक्ट इफ देयर इज एनी। सेकंड पोजीशन इज दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस।
ऐसा एडवर्ब which tells us something about the place of an action, कि जो हमारे पास where का आंसर करे वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। वो एडवर्ब ऑफ जिसे कहते हैं कि जगह के लिहाज से, प्लेस के लिहाज से या एक्शन की जो लोकेशन है उसको डिस्क्राइब करता है। तो ऐसे को भी हम क्या कहते हैं, हम इसे कहेंगे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसकी भी जरा पोजीशन देख लेते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस here, there, everywhere are usually written after the verb if there is no object after the verb। अगर ऑब्जेक्ट कोई नहीं है वर्ब के बाद तो आप कहेंगे he sits there, he eats here, he sleeps here, etc etc। यहां पे आपने क्या कहा, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। एग्जांपल देखिए, I shall go there। there कहां पे आया, right after the word go। ओके, गो के हमने फौरन बाद इसे यूज किया, इसका मतलब दिस इज द एक्यूरेट प्लेस। या फिर दूसरी प्लेस क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस व्हिच आंसर द क्वेश्चन वेयर आर जनरली रिटन आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज एनी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये उसके बाद लिखे जाएंगे। एग्जांपल देखिए, हैंग द पिक्चर, कहां, देयर। तो अगेन if there is an object you must place your adverb of place after the object, if there is no object then you must place it right after the verb। नेक्स्ट आगे कैटेगरी दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि हमें व्हेन का आंसर करता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, नाउ, देन, येट, टुडे, नेक्स्ट वीक, एटसेट्रा आर यूजुअली रिटन आफ्टर द वर्ब इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब। आई शैल कम नेक्स्ट वीक, व्हेन, नेक्स्ट वीक, राइट आफ्टर द क्या करेंगे, वर्ब के बाद यूज किया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, आई शैल मीट यू नेक्स्ट वीक, व्हेन, यू लगा दिया तो वो ऑब्जेक्ट था, अब वो उसके बाद लिखा जाएगा। तो आप देख लें, मैनर, प्लेस और टाइम की फॉर्मेशन या उनकी पोजीशन जो है वो सेम होती है। कैसे, वो इस वजह से कि अगर आपके पास वर्ब है तो उसके वर्ब के फौरन बाद लिखे जाते हैं, लेकिन अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी है तो फिर ये ऑब्जेक्ट के फौरन बाद लिखे जाएंगे। क्लियर होगी बेटा बात। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, पहले तो इसका जरा डेफिनेशन का हमें भी पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू टेल अस फॉर हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन हैज बीन कंडक्टेड, कि कितनी मर्तबा, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, कितनी बार कोई एक्शन परफॉर्म किया गया है। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू से ही कम्स टू सी मी ऑफ एंड ऑन, अब ऑफ एंड ऑन क्या है, इट इज टेलिंग अस अबाउट द फ्रीक्वेंसी, कि वो कब मुझे मिलने आता है, कब कब आता है, दिन में कितनी मर्तबा आता है, कैसे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो व्हेनेवर यू आर टेलिंग और व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ वर्ड व्हिच may describe about the frequency of an action, or you can say which tells us for how many times an action has been conducted, so that type of adverb is called adverb of frequency। For example, आप use करते हो word always and you say he always comes to see me। Now what is the parts of speech of this word always? It's a adverb because it is telling us the frequency of his visits, कि कब कब आता है, हमेशा आता है, नहीं आता है, etc etc। क्लियर होगी बेटा बात। अब जरा पढ़ते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हिच आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, कितनी मर्तबा। ऑलवेज है, इसमें नेवर है, ऑफन है, यूजुअली, जनरली, एंड सर्टेन अदर एडवर्ब्स लाइक ऑलरेडी, ऑलमोस्ट, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट आर नॉर्मली रिटन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। देखिए, ही नेवर टेल्स अ लाई, अब आप ये नहीं कह सकते ही टेल्स नेवर अ लाई, इट विल ऑलवेज बी रिटन राइट आफ्टर द सब्जेक्ट। He always speaks the truth। लेकिन दूसरी पोजीशन भी इसकी आपने भूलनी नहीं है, वो देखें क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हिच आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन वगैरह वगैरह are normally written after the helping verb if there is any। अच्छा, इसी जगह पे अगर ही के बाद is होता तो फिर ये इसके बाद लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे is या helping verb नहीं है तो हम right after the subject इसे यूज कर रहे हैं। तो ये भी एग्जांपल जरा देख लीजिए। he has never told a lie। अब he has never told, अब ये नहीं कर सकते कि he never has told a lie। am I right? बात समझ आ गई। If there is any helping verb, you must place your adverb after the helping verb। If there is no helping verb, then you must put it right after the subject। क्लियर होगी बेटा बात। नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाए, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स। अब देखिए, 4 एडवर्ब्स मैंने आपको सेपरेटली पढ़ा दिए, मजीद इसके बारे में डिस्कशन चलती रहेगी जब एमसीक्यूज आते जाएंगे। लेकिन अभी आप जरा ये देखें, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स में हमारे पास क्या है। ऑर्डर ऑफ एडवर्ब का मतलब होता है कि जब बेटा एक से ज्यादा एडवर्ब, ये पोजीशन का ही क्वेश्चन है, अगर एक से ज्यादा एडवर्ब एक साथ आ जाएं तो किस सीक्वेंस में लिखे जाने चाहिए, किस तरीके से लिखे जाने चाहिए, क्या उनका मैकेनिज्म होना चाहिए, क्या उनका पैटर्न होना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं एडवर्ब्स की अगर सीक्वेंसिंग की बात करें, हाउ, वेयर एंड व्हेन, ये यूज होने चाहिए। अब देखिए, मैनर की बात, एम्स हाउ का मतलब होगा वो जो मैनर का आंसर करेगा, वेयर का मतलब होगा जो प्लेस का आंसर करेगा, और व्हेन का मतलब होगा जो टाइम का आंसर करेगा। अब एक सेंटेंस बना लेते हैं क्या, या एक एमसीक्यू भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जरा देख लें, एमपीटी। एमपीटी का मतलब क्या होता है, मैनर, प्लेस और टाइम, कि इस सीक्वेंस में हम इन्हें लिखते हैं। अब देखो, ही वाज वेलकम्ड यस्टरडे वार्मली एट द स्टेशन। अब यस्टरडे टाइम है, वार्मली अंदाज है, एट द स्टेशन क्या है, प्लेस है। अब आपका सीक्वेंस होना चाहिए एमपीटी, मैनर, प्लेस एंड टाइम। तो देख लीजिए जनाब, कौन से वाला ठीक आना चाहिए, ही वाज वेलकम्ड वार्मली एट द स्टेशन यस्टरडे, या फिर ही वाज वेलकम्ड एट द स्टेशन यस्टरडे वार्मली, या फिर ही वाज वेलकम्ड एट द स्टेशन वार्मली यस्टरडे। क्या कहती है हमारी टेक्निक, हमारी टेक्निक कहती है कि हम एमपीटी को फॉलो करेंगे। तो देखें जी, सबसे पहले मैनर पे क्या है, सबसे पहले मैनर पे आना चाहिए वार्मली, टी पे क्या है, एट द स्टेशन, और टी पे क्या है, यस्टरडे। तो लगता है कि जैसे बीटा शुड बी द बेस्ट चॉइस। हियर वी गो, एग्जैक्टली बीटा इज द बेस्ट चॉइस।
क्लियर होगी बेटा बात? यहां तक आपको पॉइंट समझ आ गया? दैट्स वंडरफुल। देखिए हमने पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स की डेफिनेशन और उनकी पोजीशंस को हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स बनते कैसे हैं? तो जरा फॉर्मेशन की तरफ आ जाए बच्चों। देखें, आप कहते हैं स्टूडेंट और नाइस, क्या रिलेशन है? नाउन को एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, जबकि प्लेड वर्ब है उसको नाइसली ने किया, ये एडवर्ब हो गया। तो फॉर्मेशन क्या होती है? जनरल रूल क्या होता है? एडजेक्टिव प्लस एलवाई इज इक्वल टू एडवर्ब। देखिए नाइस के साथ क्या लगाया? एलवाई लगाया, तो क्या बन गया? नाइसली। जैसे आप स्लो के साथ एलवाई लगाते हैं स्लोली, लाउड के साथ एलवाई लगाते हैं लाउडली। अच्छा, एक्सेप्शन इसमें देख लीजिए। एक्सेप्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, बहुत ही जबरदस्त, इसको आपने मेमोराइज करना है। इन चीजों को बड़ा ही क्लियरली बता रहा हूं, मेमोराइज करना है। एडवर्ब छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। एक्सेप्शन 1 क्या है? एक्सेप्शन 1 ये है कि हार्ड, फास्ट, लेट, बैक, डीप, स्ट्रेट, बैक, राइट, हाई, लॉन्ग, शॉर्ट, डायरेक्ट, इल, लो, स्टिल, अर्ली, इनफ, वेल, फार, लेट, प्रिटी, रॉन्ग। ये क्या है? इनके साथ एलवाई यूज नहीं करनी। आप ये नहीं कहेंगे ही रन्स फास्टली, आप क्या कहोगे? ही रन्स फास्ट। इसके साथ एलवाई की एडिशन नहीं देनी आपने। क्या करना है? एलवाई की एडिशन आपने नहीं देनी। ये सारे वर्ड्स हैं, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, सेव कर लें, जो भी करना है कर ले, लेकिन याद लाजमी कर ले कि ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने एलवाई यूज नहीं करना। तो एक्सेप्शन नंबर 2 पे आ जाइए। वर्ब ऑफ सेंसेस है। वर्ब ऑफ सेंसेस का क्या सीन है भाई? वर्ब ऑफ सेंसेस का सीन ये है कि इनके साथ हम एलवाई वाले वर्ड मतलब एडवर्ब यूज नहीं करते। ये पॉइंट मैं वर्ब ऑफ सेंसेस में भी पढ़ा चुका हूं कि दे, जब वर्ब का टॉपिक था मैंने कहा था कि दे मस्ट बी मॉडिफाइड बाय व्हाट? दे मस्ट बी मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। ये वर्ब की वाहिद कैटेगरी है बेटा जिसके बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं, या फिर आप कहें कि लिंकिंग वर्ब जो होते हैं, जैसे बी है, इज है, एम है, आर है, इन सब के बाद भी हम ये नहीं कहते ही इज लाउडली, हम कहेंगे ही इज लाउड। हम ये नहीं कह सकते ही इज ऑनेस्टली, बल्कि हम कहेंगे ही इज ऑनेस्ट। इज इट क्लियर? तो ऐसे वर्ड्स हमारे पास जिनके बाद हम एडजेक्टिव यूज करेंगे उन्हें हम वर्ब ऑफ सेंसेस कहते हैं। मैंने एग्जांपल यहां पे दे दी और रॉन्ग भी बता दिया। टुडे ही सीम्ड सैड, नहीं, टुडे ही सैडली नहीं करेंगे, टुडे ही सीम्ड सैडली नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे टुडे ही सीम्स सैड। क्लियर होगी बेटा बात? तो यहां तक आपकी ये डिस्कशन हो गई कि फॉर्मेशन कैसे करनी है, इसकी पोजीशन कैसे देनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर बेटे? अब देखें नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है? बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी मैंने ये पॉइंट बताया था, आज यहां पे भी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और वो क्या इन्वर्जन? ये होती है कि नॉर्मल सेंटेंस हमारे पास होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सेंटेंस बना देते हैं इसको। जैसे ही हार्डली मैनेजेस टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही हार्डली मैनेजेस टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन इन्वर्जन क्या है? एडवर्ब स्टार्ट में आ जाता है, साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, साथ सब्जेक्ट आ जाता है, साथ वर्ब, साथ ऑब्जेक्ट, फिर ये सेंटेंस बनता है। तो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? उसमें हमने कुछ पैटर्न चेंज किए, और वो पैटर्न्स क्या थे? वो पैटर्न्स थे कि जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशन को इन्वर्ट करते हैं। इन्वर्ट करने का मतलब क्या है बच्चों? कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। नॉर्मली तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आए, फिर हमारे पास वर्ब आ जाए। लेकिन इन्वर्जन के अंदर वी हैव टू बी केयरफुल, हमें एहतियात करनी है। और क्या एहतियात करनी है? एहतियात करनी है कि अगर हमारे पास कोई एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया तो हम फौरन उसके बाद यूज करेंगे क्या? एक अदद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद उसे लिखेंगे। देखिए हार्डली सेंटेंस के सेंटर पे या सब्जेक्ट के बाद आया तो कोई वेरिएशन नहीं, लेकिन इसी हार्डली को मैंने स्टार्ट में लिखा तो क्या वेरिएशन आई? हार्डली हैड ही रीच्ड। तो अब क्या हुआ? हैड ही रीच्ड, मतलब ही जो है वो हैड से पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज किया, इसे कहते हैं इन्वर्जन। अब इसके साथ रिलेटेड दो बातें हैं कि हमारे पास दो बातें क्या हैं? दो बातें यह है कि कब ऐसा काम करते हैं। इन्वर्जन हम कब करते हैं भाई? इन्वर्जन करते हैं जब भी ये नेगेटिव वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं तो हम इन्वर्जन करते हैं। क्लियर? और इन्वर्जन क्या है दोबारा बता रहा हूं कि अब देखें दो बातें मैं क्या कह रहा था कि व्हेन टू डू इन्वर्जन एंड हाउ टू डू इन्वर्जन। हाउ टू डू का तो आंसर दे दिया आपको कि कैसे करना है। इन्वर्जन किसे कहते हैं? कि यू आर सपोज टू प्लेस योर हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। और कब करेंगे ये? बेसिकली ये करेंगे तब बच्चों जब हमारे पास कुछ नेगेटिव वर्ड्स आ जाएं। गौर से सुनना है, बुक पे लिखना है, समझना है कौन कौन से वर्ड्स हैं, सारे बताने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर, बेयरली, नॉट अगेन, नेवर अगेन, नॉट अंटिल, ऑन नो अकाउंट। इज इट क्लियर? अब ये वो सारे एक्सप्रेशंस हैं, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं बच्चों तो मेक इट क्लियर, मेक इट क्लियर, बिल्कुल क्लियर कर लो। ये एमसीक्यूज आ चुके हैं आपके एंट्रेंस टेस्ट के जो रियल एंट्रेंस टेस्ट हैं उनके अंदर बार बार आए हैं, बार बार, मतलब इस तरह के कोई ना कोई ऑप्शंस में उन्होंने रख दिए होते हैं ताकि आपको उसको देखिए, किसी ये नहीं कि आपको एग्जैक्ट एमसीक्यू वो आए, ठीक है। सम टाइम हो सकता है कि ये पॉइंट आपको किसी ऑप्शन को एक्सक्लूड करने में भी आपकी हेल्प कर सकता है, तो इट्स वैलिडिटी इज कंफर्म्ड, डोंट फॉरगेट, ठीक है जी। तो ये बता दिया कि कब करनी है इन्वर्जन और कैसे करनी है इन्वर्जन, ठीक है। तो यहां तक आज हमने इसको डिस्कस किया। एडवर्ब इज कंटिन्यूड, कल हम इसको आगे लेकर चलेंगे इन आवर कल स्टैंड्स फॉर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।